study.in में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर है अर्धनिरीश्वर। उस चैप्टर को आज हम लोग संपूर्ण व्याख्या करेंगे, यानी उस चैप्टर को हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि एजुकेशन संबंधी जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे कि मेरे चैनल पे पहले से 12th क्लास के बहुत सारे वीडियोज को अपलोड किया गया है, जैसे कि आप पे काव्य खंड और गद्य खंड दोनों चैप्टर का। जैसे कि आप गद्य खंड की बात करते हैं तो आपको बातचीत का पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है। उसके बाद आपको संपूर्ण क्रांति मिलेगा, उसने कहा था। उसके बाद काव्य खंड में आपको सूरदास का पद, तुलसीदास का पद, उसके बाद आपको कड़बग, इस सारे रचनाओं को पढ़ाया जा चुका है। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के ज़रूर देखें, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास से। और आज की क्लास शुरू करेंगे उसके पहले आपको हम बता दें, हमेशा की तरह लेखक परिचय। तो चैप्टर है अर्धनिरीश्वर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आधा भाग नर का और आधा भाग स्त्री का। ठीक है ना, आधा भाग नर और आधा भाग नारी के मिलने से जो है इसकी रचना हुई है अर्धनिरीश्वर। ठीक है, तो चलिए हमेशा की तरह हम लेखक परिचय जानेंगे, लेखक के बारे में जानेंगे। तो अर्धनिरीश्वर के लेखक जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। और आपको पता होगा कि एक छोटे क्लास के भी बच्चे रामधारी सिंह दिनकर की रचना, उनकी कविता, उनकी लेख को पढ़ता है और उनके बारे में जानता है। तो आज हम उन्हीं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानेंगे, जिनका जन्म अपने ही बिहार के बेगूसराय में हुआ है। ठीक है, तो चलिए, अर्धनिरीश्वर के लेखक हैं जिनका जन्म है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु की बात की जाए, इनके निधन की बात की जाए तो 24 अप्रैल 1974 को इनका क्या हो गया, निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद जन्म स्थान की बात की जाए कि इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म स्थान सिमरिया, बेगूसराय, बिहार, यानी बेगूसराय जिला है जो बिहार की एक जिला है, जो आपको बेगूसराय में ही इनका जन्म हुआ था। सिमरिया जगह का नाम है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इनकी माता का। तो इनके माता का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम था रवि सिंह। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा की। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास में हुआ। ठीक है, यानी इनकी भी जो पढ़ाई थी, शुरुआती जो पढ़ाई थी, वो आपको गांव और उसके थोड़े आसपास में हुआ। 1928 ईस्वी में इन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की। ठीक है, 1928 में इन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने पास की। 1932 में इन्होंने पटना कॉलेज से बीए किया, वो भी इतिहास ऑनर्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर ने जो ग्रेजुएशन किया है वो आपको बीए जो किए हैं इतिहास ऑनर्स से किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इनके बारे में और आगे जानते हैं। तो चलिए इनकी हम बात करेंगे साहित्यिक अभिरुचि की, कि इनकी अभिरुचि जो थी वो किन किन क्षेत्रों में थी। ठीक है, तो साहित्यिक अभिरुचि की बात की जाए तो 1925 में पहली बार इनकी कविता प्रकाशित हुआ था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन्होंने मैट्रिक की जो परीक्षा दी थी वो दिए हुए थे, आपको देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर दें, 1928 में। ठीक है ना, लेकिन इनकी जो साहित्यिक अभिरुचि थी, साहित्य में इनकी जो रुचि थी, इनकी जो पैठ थी, वो 1925 से ही थी, क्योंकि 1925 में इन्होंने एक पहली कविता को प्रकाशित किया था। ठीक है ना, तो पहली कविता जिनकी प्रकाशित हुई थी, सो यहाँ पे देखिएगा, देश कोमा होगा, प्रकाश, प्रतिमा, अनेक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी थी। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर एक जज्बा था, इनके अंदर रचना करने की पूर्ण रूप से मतलब कि इनके अंदर भाव था। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इनकी कृतियाँ की, कि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन है। ठीक है, तो चलिए प्रमुख कृतियाँ इनका है प्रणभंग। ठीक है, प्रणभंग इनकी कृति है जिनका प्रकाशन 1929 में किया गया था। उसके बाद रेणुका है जो 1935 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद हुंकार,
1938 में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद रसवंती 1940 में प्रकाशित हुआ। कुरुक्षेत्र 1946 में प्रकाशित हुआ था। रसिमर्थी, नील कुसुम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनकी जो रचना नील कुसुम जो है, क्योंकि सभी रचनाएं इनकी एक से बढ़कर एक है, क्योंकि आप इनकी रचनाओं को पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। ये जो रचना है एक काव्य खंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। काव्य खंड यानी इन्होंने काव्य खंड और गद्य खंड दोनों की रचना अलग अलग की है, ठीक है। नील कुसुम इनकी रचना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो इसको एक बार जरूर पढ़िए। उसके बाद उर्वशी भी इनकी रचना काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है, जो 1961 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने काव्य खंड की जो रचनाएं हैं वो आप समझ चुके होंगे। आपसे एक ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है, ठीक है ना, कि जैसे कि रसवंती की रचना किसने की, चाहे रसवंती की रचना कब की गई थी, ठीक है। कुरुक्षेत्र किनकी रचना है, ठीक है, तो ये दिनकर की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रमुख गद्य कृतियाँ की, ठीक है। इनकी गद्य कृतियाँ भी है, एक गद्य की भी रचना किए हुए हैं। तो इनकी गद्य कृतियाँ में है मिट्टी की ओर, ये 1946 में प्रकाशित हुआ था। संस्कृति के 4 अध्याय, ये काफ़ी मतलब कि महत्वपूर्ण इनकी गद्य की कृतियाँ हैं, जो 1956 में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद काव्य की भूमिका 1958 में प्रकाशित हुआ। अर्धनारीश्वर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोगों को यही अर्धनारीश्वर आज पढ़ना है, ठीक है। और अर्धनारीश्वर की रचना 1952 में हुआ था। उसके बाद एक है वट पीपल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वट पीपल इनकी रचना है जो 1961 में प्रकाशित हुआ था। तो हम लोग इनकी गद्य खंड की कृतियाँ और काव्य खंड की कृतियाँ दोनों को क्या करिए समझ गए। चलिए आगे हम जानते हैं इनके बारे में। तो मैं आपको बता दूं पुरस्कार और सम्मान की, तो रामधारी सिंह दिनकर को बहुत सारे पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। संस्कृति के 4 अध्याय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। यानी संस्कृति के 4 अध्याय की जो रचना इन्होंने की थी उस पे इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद उर्वशी भी रामधारी सिंह दिनकर की काफ़ी मतलब कि चर्चित और काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, जिन पे इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक ऑब्जेक्टिव में आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला, ठीक है ना। तो ये संस्कृति के 4 अध्याय पे मिला था। और आपसे कहा जाए कि उर्वशी की रचना पर दिनकर जी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। और पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। और तो रामधारी सिंह दिनकर जो है ये राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें इस चीज़ को लेकर गर्व होनी चाहिए, हमें इस चीज़ को लेकर के अंदर से हिम्मत होनी चाहिए कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है अपने ही बिहार में हुआ है, अपने ही बिहार के लाल हैं जिन्होंने पूरे राष्ट्र में अपनी पहचान बनाई। तो राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात हैं, यानी राष्ट्रकवि के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। यानी पूरे राष्ट्र के क्या है, एक कवि है, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये GSISC जो है मेरा इंस्टीट्यूट है, ज्ञान सागर इंटरमीडिएट साइंस क्लासेज, जिसके डायरेक्टर भाई DK गौतम, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेखक के जो परिचय था उसको हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग इस पाठ का परिचय यानी इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे, अर्धनारीश्वर का सारांश, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सारांश। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि पाठ का परिचय यानी अर्धनारीश्वर का हम लोग परिचय जानेंगे कि अर्धनारीश्वर जो है इसका निबंध यानी इसका सारांश, ठीक है। मैं इस सारांश की जो रचना किया हूँ, अगर आपको एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि अर्धनारीश्वर का सारांश लिखें, तो आप जैसे कि हम इससे टाइप बाई टाइप करके लिखे हैं, आप इस तरह से इस ढंग से लिख सकते हैं, एग्जाम में आपको पूरे सॉलिड नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो प्रस्तुत जो रचना हमारे सामने है अर्धनारीश्वर जो निबंध है, क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर कौन सी विधा है, तो अर्धनारीश्वर जो है निबंध है, ठीक है। तो चलिए अर्धनारीश्वर की जो रचना है, अर्धनारीश्वर जो है
ये आपको निबंध है जिसकी रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है। ऐसा माना जाता है कि अर्धनीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि अर्धनीश्वर जो है भारत का एक मिथकीय प्रतीक है, यानी ये स्त्री और पुरुष के बीच में जो भेदभाव ला दिया, स्त्री और पुरुष के बीच में जो अंतर ला दिया, ठीक है, इसका ही प्रतीक है, जिसमें दिनकर ने अपना मानचित आदर्श निरूपित किया है, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर ने अपना विचार जो है इसमें पेश किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि मूलतः अर्धनीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का कल्पित रूप होता है। अर्धनीश्वर जो है भगवान शंकर और पार्वती के कल्पित रूप हैं, यानी अर्धनीश्वर में जो है भगवान शंकर और जो पार्वती हैं उनकी कल्पना का रूप है, ठीक है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। आपको मैंने पहले ही बताया कि अर्धनीश्वर में आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है, और सॉरी दोस्तों, यहाँ पे धनेश्वर अर्धनीश्वर होगा। इससे बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। देखिए, अर्धनीश्वर इस बात का प्रतीक है, अर्धनीश्वर इस बात को स्पष्ट कर देता है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव, कोई अंतर नहीं है, तथा एक का गुण, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। मान लें कि स्त्री का गुण पुरुष के लिए दोष नहीं हो सकता, यानी एक का गुण दूसरे के लिए दोष नहीं हो सकता। अर्थात अगर पुरुष में नारियों का गुण आ जाए, मान ले कि पुरुष में अगर नारी का गुण आ जाता है, पुरुष अगर नारी के कार्य को अपना लेता है, तो उसकी मर्यादा कम नहीं होती, यानी उसकी मर्यादा जो है वो कम नहीं होती, बल्कि उसके गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर पुरुष स्त्री का गुण सीख ले तो पुरुष की जो मर्यादा है वो कम नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, बल्कि उसकी मान जो है, उसकी वैल्यू जो है और क्या हो जाएगी, उनके मतलब कि मर्यादा कम नहीं होगी, बल्कि उनके गुणों में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। ऐसे स्त्रियों और पुरुष के बारे में बड़े बड़े मतलब कि विद्वान लोगों ने भी बताया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको मुंशी प्रेमचंद्र का भी नाम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है स्पष्ट कि पुरुष जो हैं धूप हैं और स्त्री क्या है, चांदनी है, ठीक है ना। पुरुष धूप है और स्त्री चांदनी है, वही नर ग्रीष्म ऋतु है तो मादा क्या है, वर्षा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि पति विचार है तो उनकी पत्नी क्या है, भावना है, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो दोनों का जो मतलब है सेम ही है, क्योंकि कोई से कोई अंतर आपको नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और आपको हम बता दें, क्योंकि आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद ने कहे हुए हैं कि स्त्री अगर पुरुष का गुण सीख लेती है तो राक्षसनी हो जाती है, क्या हो जाती है, राक्षसनी हो जाती है। अगर पुरुष स्त्री का गुण सीख लेता है तो देवता हो जाता है। तो कहीं न कहीं अलग अलग विद्वानों लोग का अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे पैराग्राफ में आपको दिखाया गया है, सो आपको हम कंप्लीट कर दें। लेकिन कृषि के विकास के बाद, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब से कृषि का विकास हुआ उसके बाद नारी की पराधीनता आरंभ हो गई, ठीक है। कृषि के विकास के बाद नारी की पराधीनता आरंभ हो गई, जिंदगी दो भागों में बट गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन्स है। जब कृषि का आविष्कार हुआ उसके बाद से नारी की जो पराधीनता है वो आरंभ हो गई, और जिंदगी जो है, मानव की जो जिंदगी है वे दो खंडों में विभाजित हो गया, दो खंडों में बट गई। नारी घर में और पुरुष घर के बाहर रहने लगा। नारी जो है उस वक्त से वो घर में रहने लगी। नारी ने समझ गया कि मेरा काम घर के अंदर रहना है, घर के चौखट के अंदर रह करके हमें सारे कार्यों को करना है। और पुरुष ने ये समझ लिया कि अब हमको घर से बाहर रह करके घर के बाहर काम करना है, ठीक है। लगे दोनों अपने कर्तव्य से विचलित हो गए। एक नर कर्कश और कठोर हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्त्री और पुरुष अपने कर्तव्य को, अपने कार्यों को समझ गए।
उसके बाद से क्या हुआ कि पुरुष जो है वो कर्कश हो गया। ध्यान दीजिएगा, कर्कश का मतलब कि वो निर्दयी हो गया, कठोर हो गया। युद्ध में रक्त वह आते समय, सॉरी दोस्तों यहाँ बहाते होगा, जो बहाते हो गया है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, टाइपिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो पुरुष जो है युद्ध में रक्त बहाते समय इस बात का भी वो ध्यान नहीं रहता कि रक्त जो बह रहा है उसके पीछे किसी का सिंदूर बह रहा है, किसी का मतलब कि बेटा जा रहा है तो किसी का भाई मारा जा रहा है। तो बताया गया है कि पुरुष उस वक्त से कर्कश हो गया, इतना कठोर हो गया कि जब युद्ध में वो भाग लेता था तो उसको जब उसके सामने वाले को मारता था तो ये भी मतलब उसको ख्याल नहीं होता कि मैं जिसको मार रहा हूँ, किसका रक्त बहा रहा हूँ, वो किसी का सिंदूर बह रहा है, उसका क्या होगा। और नहीं उन सिंदूर वालियों को भी फिक्र नहीं है। दिनकर जी कहते हैं अगर कौरव की सभा में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस लाइन्स पे, कौरव और पांडव, आपको पता है कि ये महाभारत का एक अंश है, महाभारत का एक खंड है। कौरव और पांडव की सभा में जो सभा लगा था उस संधि वार्ता में कृष्ण और दुर्योधन के बीच, जो ये कृष्ण और दुर्योधन के बीच क्या हुआ था, ये जो वार्ता हुई थी ना होकर, अगर इन लोगों के बीच ना होकर के अगर वो वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती, कुंती और गांधारी जो थी वे अलग अलग राज्य की क्या थी, स्त्रियां थी, ठीक है। अगर उन लोगों के बीच हुई होती तो शायद आज महाभारत का युद्ध नहीं होता, ठीक है। क्योंकि स्त्रियां जो होती है वे काफ़ी कोमल हृदय की होती है, काफ़ी दयावान होती है, क्योंकि उनको किसी के ऊपर बहुत जल्द कहा जाता है, दया आ जाता है, ठीक है। स्त्रियां ममतामयी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव के बीच वार्ता न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो शायद इतना बड़ा महाभारत की रचना नहीं होता। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको अगला पैराग्राफ में बता दूं, रामधारी सिंह दिनकर ने इस निबंध में स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया है। रामधारी सिंह दिनकर अपने विचार से स्त्रियों का जो मान सम्मान है, स्त्रियों का जो वैल्यू समाज में है, उसको बढ़ाने का कार्य किया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, बुद्ध और महावीर के बारे में आप सुने होंगे या इनके बारे में आप जानते होंगे। इनकी यानी बुद्ध और महावीर ने कृपा करके, बुद्ध और महावीर ने थोड़ी कृपा की, थोड़ी दया दिखलाई कि नारियों को भिक्षुणी होने का क्या दे दिया, अधिकार दिया, किंतु वो भी अधिकार जो है स्त्रियों तक शामिल नहीं रही। उस अधिकार को भी क्या कर लिया गया, उनसे छीन लिया गया। जैसे कि एक राजा जो होते हैं, एक राजा की जो मतलब कि दाहिना हाथ उनकी रानियाँ होती है, उनकी पत्नी होती है, फिर भी मतलब उनको सिर्फ दिखाने के लिए ही मतलब दिया जाता है प्रधानता, उनका कोई अधिकार उनको नहीं दिया जाता है, ठीक है। उन्होंने गांधी और मार्क्स के विचारों की अवकालत की है। उन्होंने गांधी और कार्ल मार्क्स जो थे उनके विचारों का आकलन किया है, जिन्होंने नारी जाति है, नारी जाति के सम्मान की बात कही है। इन लोगों ने भी नारी जातियों का क्या किया है, सम्मान किया है, उनको सम्मान की बात कही है। उन्होंने जिसमें पुरुषों में उपस्थित नारियों के गुण जैसे कि दया, क्षमता इत्यादि को बतलाया है। तो इन्होंने मतलब बताया है कि पुरुष में भी नारियों के गुण जैसे कि दया, उनके अंदर भी क्षमता है, वो भी दयालु होते हैं और वो भी मायावी होते हैं। इसलिए इस निबंध के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर का कहना है कि स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं है। स्त्रियों की जो सम्मान है, स्त्रियों की जो मर्यादा है, उनका पालन करना चाहिए और पुरुष को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। यही आपको बातें जो हैं अर्धनीश्वर चैप्टर में बताई गई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियोज़ के लिए आपको मैं पूर्ण रूप से सारे सब्जेक्ट का तैयारी करा सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।